प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब करना है, कैसे करना है, किस फेस में करना है। अगर आप अर्ली पार्ट ऑफ प्रिपरेशन में देखो तो PYQs करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गोल्ड माइन और ओवररेटेड, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए। हमारे साथ हैं मिस चंचल। कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक्स वो हमेशा रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन है, ABG वैल्यूज़ हैं, हमें उसे एज अ इम्प्रूवमेंट टूल देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गोल्ड माइन और ओवररेटेड, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए और करने भी चाहिए या नहीं करने हैं मुझे अपनी एक प्रिपरेशन जर्नी में। दीज आर द एक्चुअल क्वेश्चंस जो हर एक नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट के दिमाग में आते हैं और उसे कहीं ना कहीं इनके सल्यूशन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सो हेलो एवरीवन, आई एम सबीना, योर नर्सिंग मास्टरमाइंड फैकल्टी एट NNL एंड आज हम इन्हीं सारे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं NNL चर्चा में रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमारे साथ हैं मिस चंचल। सो वेलकम चंचल टू NNL चर्चा। बट बिफोर मिस चंचल इज गोइंग टू टेल ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर टॉपिक, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी दैट मिस चंचल इज सर्विंग प्रेजेंटली एज अ नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स दिल्ली। चंचल ने सिक्योर किया था All India rank 162 in NORCET 7. So Chanchal, heartiest congratulations and welcome to NNL Charcha. Thank you so much, ma'am, for inviting me and for giving such a nice introduction. And I just want to say that it's an honor to be here with you. Thank and you. Honestly speaking, ma'am, this is a very relevant topic, previous year question. क्योंकि previous year questions हर एक NORCET aspirant attempt करता है। जब भी हम nursing हम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले कोई भी गाइड करेगा तो कहता है कि प्रीवियस ईयर कर लो। सो आई थिंक दिस इज द वेरी रेलिवेंट टॉपिक टू डिस्कस। तो अगेन लेट अस कंटिन्यू विद दिस सेशन। और जितने भी बच्चे जो यंग बडिंग एस्पिरेंट हैं, जो अभी पास आउट हुए हैं अपने नर्सिंग से और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट बिकॉज बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल एंड क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। इसी में चंचल मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछूंगी कि जब भी बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में सुनता है, क्योंकि जो भी सीनियर होते हैं, जो भी उसके मेंटोर हैं, हर कोई उसको एक सलाह, एक एडवाइस ये देता है कि जब भी आप प्रिपेयर करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गलती से भी मत भूलना, उन्हें ज़रूर प्रिपेयर करना। अब ये उसके पास दिमाग में याद हो गया कि मुझे अपनी प्रिपरेशन में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, तो सवाल यहाँ पे आता है कि अगर एज अ स्टूडेंट मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा एक एम क्या होना चाहिए वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। मैम ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें सिर्फ ये नहीं समझना है कि बस एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के याद कर लो। हमें उसका उसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या टॉपिक्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कौन एग्जामिनर पैटर्न क्या दे रहा है, कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक्स वो हमेशा रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन है, ABG वैल्यूज़ हैं एंड ECG है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं। तो अगर PYQs ही नहीं देखोगे तो वी विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें बहुत अच्छे से करने हैं। वेरी ट्रू चंचल। तो यहाँ पे जितने भी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं एक बात बोलना चाहूँगी, देखिए समंदर में अनगिनत मछली है और हमारे पास टाइम भी अनलिमिटेड है, लेकिन अगर आप किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि पढ़ना क्या है। पढ़ने के लिए टॉपिक अनगिनत टॉपिक है, एंडलेस नंबर ऑफ टॉपिक है हमारे पास, या एन नंबर ऑफ हमारे पास सब्जेक्ट है। बट जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर वे में करने के लिए आपने पूछ तो लिया, अपने दोस्त से पूछ लिया, अपने सीनियर से पूछ लिया, आपको पता चल गया कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आता है, आपको पता चल गया कि IBQ क्वेश्चन आता है, आपको ये भी पता चल गया कि ये मेजर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं सब्जेक्ट,
लेकिन जब तक आप खुद अपनी आंखों से नहीं देखोगे, खुद प्रैक्टिस में नहीं देखोगे, खुद उसको क्वेश्चन को स्क्रीन पे या बुक में नहीं देखोगे, वो आप कहीं ना कहीं उसको रियलाइज नहीं कर पाओगे कि हाँ, OBGY की बात करें या मेडिसिन की बात करें, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर करो, जो भी एग्जाम आपका टारगेट है, यू शुड एक्चुअली फील, आपको वो एक उस तरीके से फील लेना पड़ेगा कि ये एग्जाम अगर मेरा टारगेट है तो सबसे पहला स्टेप मेरे ख्याल से यही होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, टू नो द एग्जाम। और वो तभी अच्छे से पता चल पाएगा आपको कि उसकी डेप्थ क्या है, उसका लेवल क्या है, उसकी डिफिकल्टी कहाँ तक है, उसमें किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट का वेटेज क्या है। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते या उनको देख नहीं लेते। इसी से ही अगला क्वेश्चन चंचल मेरा ये है, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल बचा के रखते हैं कि मैं आखिर में जो सारा सिलेबस कर लूँ जी, मैं मेजर भी कर लूँ, माइनर भी कर लूँ, तभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हाथ लगाऊंगा, क्योंकि अगर मेरे प्रीवियस ईयर पहले कर लिए, मेरे कम मार्क आ गए तो मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाऊंगा। कुछ बच्चे होते हैं जो इनिशियल फेज में अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल स्किप कर देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू, आइडियल किस फेज में, आइडियली एक बच्चे को जो एस्पिरेंट है किसी भी एग्जाम का, किस फेज में इंट्रोड्यूस करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन जर्नी? मैम, आई थिंक हमें दोनों ही पार्ट में अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐड करना चाहिए, बट हाँ, पर्पस हमेशा अलग होगा। अगर आप अर्ली पार्ट ऑफ प्रिपरेशन में देखो तो PYQs करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि आपको कैसे कैसे जाना है, किस सब्जेक्ट की ज़्यादा वेटेज है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आता है, कौन सा टॉपिक है जो हमेशा आ रहा है। और वहाँ पे बस हमें थोड़ा सा सुपरफिशियली देखना है कि टॉपिक्स टैगिंग देखनी है कि क्या है जो टॉपिक मैपिंग जो हमेशा आ रहे हैं। बट ये अगर हम लेटर पार्ट ऑफ प्रिपरेशन में देखें तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा स्कोरिंग पे ध्यान देना है। अर्ली पार्ट ऑफ प्रिपरेशन में हमें स्कोरिंग नहीं देखनी है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है कि हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। थ्योरी करो, MCQs करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, आप एंड पार्ट ऑफ प्रिपरेशन में हो, सो यू शुड मेक श्योर कि हाँ, अब देखो कि कितना स्कोर आ रहा है, थोड़ा एनालाइज करो कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ कम हो रही है, क्या गलतियाँ कर रहे हो, और जो थ्योरी पढ़ी है वो अप्लाई करो। सो आई वुड जस्ट से कि इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, लाइक अर्ली फेज, आपका फोकस डायरेक्शन होगा PYQ से, एंड इन द लेटर पार्ट योर पर्पस ऑफ PYQ सॉल्विंग इज एप्लीकेशन। वेरी ट्रू। सो इन नटशेल वी कैन से कि शुरू में आपने सिर्फ आंखों से स्कैन किया, जिससे आपने पता कर लिया कि भाई मुझे पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, और बाय द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, यू विल बी टेकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस मोड। अब आप अपनी वो कंसेप्ट बिल्डिंग को टेस्ट करोगे कि आपके कितने अच्छे, कितने स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बिल्ड हुए हैं। एंड हेयर चंचल, आपने एक वर्ड यूज किया, टॉपिक मैपिंग। सो ये टॉपिक मैपिंग क्या होता है और कैसे हेल्प करेगा जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको? मैम, टॉपिक मैपिंग इज कि आप एनालाइज कर रहे हो PYQs देख के कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, कौन से ट्रेंड्स हैं ऐसे जो हर बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ABG है, जब भी आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम खोलोगे तो वहाँ पे आपको ECGs मिलेंगे, रेस्पिरेटरी खोलोगे तो आपको एक्सरेज मिलेंगे जो हमेशा ही रिपीट हो रहे हैं। सो दिस इज टॉपिक मैपिंग, कि आप देखो कि क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस देके अच्छे से पढ़ना है। यस। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही आपको PYT, एक जो हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर टॉपिक, वो भी पता चलेगा, और वो ही आपका एक फाउंडेशन होगा जहां आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे एंड स्टार्ट करेंगे। अनदर क्वेश्चन मेरा चंचल जो ये है कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एन नंबर ऑफ पेपर होते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नॉर्सेट इटसेल्फ, एंड वी हैव लाइक कंप्लीटेड 10 नॉर्सेट। हमारे पास 10 पेपर हो चुके हैं और अभी वी आर गोइंग टू हैव नॉर्सेट 11। तो अगर कोई नॉर्सेट 12 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको कितने साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं रेफर करने चाहिए अपने एक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए या प्रैक्टिस के लिए? मैम, अगर हम काउंटिंग की बात करें तो इतने पेपर्स हैं कि आप देते रह जाओगे, बट पेपर्स खत्म नहीं होंगे। बट
हमारा, अगर आप लाइक 10 ईयर्स के भी पेपर कर रहे हो और उसमें सिर्फ टिक क्रॉस कर रहे हो कि क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, देन नेक्स्ट पे मूव ऑन हो गए, तो आई थिंक फायदा नहीं है। बट अगर आप रीसेंट नॉर्सेट साइकिल भी, जो अभी रीसेंट नॉर्सेट पेपर्स हैं, वो सब अगर आप विद डीप एनालिसिस भी कर लो, तो आई थिंक दिस इज फार मोर बेटर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और एक और यहाँ पे जो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आता है बच्चों में कि ठीक है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रही हूँ, जैसे हमने अभी डिस्कस किया ना, आपने बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजी बोला कि जो भी फ्रेशर है, जो भी अपनी प्रिपरेशन किसी भी एग्ज़ाम की स्टार्ट करने के लिए वो बिगिन करने वाला है, सबसे पहले तो उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेस लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। बट जैसे उसके कंसेप्ट बिल्ड होते हैं, बाय द एंड ऑफ देयर प्रिपरेशन दे हैव टू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब जब अगर कोई भी एस्पिरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहा है और वहाँ पे उसके स्कोर सेटिस्फैक्ट्री स्कोर नहीं आ पा रहे, मतलब स्टैग्नेंट हो गए, या फिर उसका जो एवरेज स्कोर है वो काफ़ी कम है कि वो क्लियर नहीं कर पाएगा एग्जाम जो उसको एनालिसिस में मिल रहा है, तो उस टाइम पे स्टूडेंट काफ़ी डीमोटिवेट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और उसमें कहीं ना कहीं उसका स्कोर अभी भी स्टैग्नेंट है या लो स्कोर पे है, तो उसे क्या करना चाहिए उस पॉइंट पे, स्पेशली अगर वो ये सारी प्रैक्टिस अपने लास्ट मिनट टाइम पे कर रहा है प्रिपरेशन के। मैम आई थिंक डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है अपना स्कोर देख के कि इतना कम स्कोर आ रहा है। तो बच्चे तो ऐसा भी करते हैं कि फिर वो टेस्ट देने ही छोड़ देते हैं आगे के। हमें उसे एज अ इम्प्रूवमेंट टूल देखना है कि जो गलती हुई उसको देखो कि ये क्यों गलत हुआ। लाइक क्या हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट गैप हो सकता है आपने क्वेश्चन रीडिंग गलत की हो सकता है आपने ओवर थिंकिंग की हो सकता है आपने उस टाइम अंडर प्रेशर आपने या फिर ब्लाइंड गेस किया हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप देखो कि क्या गलती हुई और उस गलती पे वर्क करना है। लाइक कॉन्सेप्ट गैप था तो आप रिवाइज करो। अगर आपको लगता है कि ब्लाइंड गेस था तो देखो कि आप ब्लाइंड गेस क्यों गलत किया, क्यों आप एलिमिनेट नहीं कर पाए ऑप्शंस। तो जो भी आपको लग रहा है कि ये विजिबल गैप है, उस विजिबल गैप को फिल करना हमारा फोकस है, एंड देन अल्टीमेटली आपका स्कोर बूस्ट होगा। वेरी ट्रू, बिकॉज देखो योर प्रिपरेशन जर्नी इज लाइक ट्रायल एंड एरर कंसेप्ट। अभी आप यहाँ पे अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हो, बिकॉज यू हैव टाइम बिफोर योर फाइनल स्टेप। फाइनल अटेम्प्ट से पहले अगर आपकी मिस्टेक हो रही है देन यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। हमें वो रिपीट नहीं करनी है। सबसे भारी गलती जो चंचल ने यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेस किया कि स्टूडेंट डीमोटिवेट होके वो पहले पेपर के बाद दूसरे पेपर पे जाता ही नहीं है। उसे लगता है कि नहीं मेरे MCQ जो है गड़बड़ हो रहे हैं, मैं सिर्फ रिविजन करता रहूँ और फाइनल अटेम्प्ट में आपने जो मेरा फाइनल एग्जाम का D-Day होगा उसी दिन करूँ। एंड दैट इज अ वेरी बिग मिस्टेक विच मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट वो करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी एग्जाम आप अटेम्प्ट करोगे अल्टीमेटली इट इज एन MCQ पेपर। दे आर गोइंग टू जज योर क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप सिर्फ रिविजन पे फोकस कर रहे हो या ऐड करते जा रहे हो कंटेंट को एंड यू आर नेग्लेक्टिंग द प्रैक्टिस और स्पेशली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट, then you have to think like you are directionless। अब आप किसी डायरेक्शन में हो ही नहीं अभी। So in order to make your preparation strong and aiming toward your target, this is very important कि अगर आपके स्कोर लो भी आ रहे हैं, जो कि इनिशियल फेज में एक एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, आप जब इनिशियली अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके स्कोर लो भी आए, उससे ही आपको एक प्रेरणा लेनी है कि अगर लो आ रहा है तो देन एंड देयर यू हैव टू करेक्ट। वो करेक्ट करने की टिप्स एंड ट्रिक्स भी चंचल ने बताया कि आप कैसे करेक्ट कर सकते हो, बट डीमोटिवेट नहीं होना है। एंड ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड, जिस दिन आपका स्कोर 40 से 50 हुआ, दैट विल गिव यू अ वेरी अ सेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट कि यस 40 से 50 हो गया तो ये 50 से 80 भी हो जाएगा, right? So very important part throughout your journey is your self discipline, your self motivation, because not every single day everyone is not going to motivate you, is not going to present by your side. It is your journey who is going to push yourself every single day, no matter आज अच्छा दिन है बुरा दिन है, नॉट एवरी सिंगल डे इज द सेम, बट यू हैव टू कीप योर जर्नी अलाइव टिल योर टारगेट। इसी से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो स्टूडेंट का माइंडसेट ये है कि मैंने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया देन व्हाई आई हैव टू गो फॉर द मॉक टेस्ट।
सो डिफरेंस है क्या मॉक टेस्ट में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, या फिर मैं सिर्फ PYQ करूँ तो मेरा काम बन जाएगा, या मैं PYQ स्किप करूँ सिर्फ मॉक टेस्ट करूँ मेरा काम बन जाएगा? मैम आई थिंक दोनों का ही अलग पर्पस है। PYQs का पर्पस है आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि आपको कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है, कैसे कैसे आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। एंड जो मॉक टेस्ट होते हैं उनका अलग पर्पस है कि वो फ्रेश क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, वो टाइम जो टाइम प्रेशर होता है, एग्ज़ाम टेम्परामेंट होता है, वो सब कैसे हैंडल करना है वो उसमें हेल्प करते हैं। तो दोनों का ही डिफरेंट पर्पस है, बट दोनों ही सुपर इम्पॉर्टेंट है, तो हम किसी एक को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। वेरी ट्रू। एंड मेरा एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज आपने नॉर्सेट 7 में सिक्योर किया था, क्लियर किया था। सो अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, इफ यू योरसेल्फ सी एज अ नॉर्सेट एस्पिरेंट अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, तो व्हाट इज दैट वन थिंग यू वांट और यू वुड लाइक टू ऐड इन योर प्रिपरेशन जर्नी एज अ नॉर्सेट एस्पिरेंट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर स्ट्रैटेजी? मैम आई थिंक जो मैंने अपने टाइम पे मिस्टेक की थी कि जब भी आपको कोई डाउटफुल क्वेश्चन लगे, कोई भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लगे कि इसका आंसर कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, तो अपने टीचर्स के पास, अपने जो भी आपके ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वहाँ पे जाओ और उसको देन एंड देयर क्लियर करो कि एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको स्किप कर दोगे, आप वही रॉन्ग फैक्ट पढ़ते रहोगे, तो आई थिंक रॉन्ग फैक्ट is far more dangerous than simply not knowing it. So इसीलिए जब भी कुछ भी ऐसा मिले तो तभी की तभी उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। Very true, and this is something which every NORCET aspirant or any nursing officer entrance exam aspirant they should know कि आपने जो भी सोर्स है इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी ट्रस्टफुल, एंड आपको उसी सोर्स को लिमिट रखना है। देखिए कंटेंट, एन नंबर ऑफ कंटेंट वी हैव इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इन द मार्केट, एंड एन नंबर ऑफ रिसोर्स हैं। जितना ज़्यादा आपका कंटेंट लिमिटेड होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी प्रिपरेशन होगी, बिकॉज कंटेंट एड ऑन करना इज नॉट आवर पर्पस। आवर पर्पस इज दैट वी शुड हैव अ लिमिटेड कंटेंट बट वी शुड हैव अ क्वालिटी कंटेंट। यू शुड हैव दैट ट्रस्ट, यू शुड हैव दैट ऑथेंटिसिटी दैट yes, मेरे पास जो कंटेंट है आई एम फुली श्योर कि ये करेक्ट है एंड आई एम रिलाइंग ऑन दिस कंटेंट, और मैं यही कंटेंट पढ़ूंगी। जो मेरा सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बीइंग अ एस्पिरेंट हम सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, एंड वी हैव अगेन हमारे पास जो है इंस्टाग्राम पे कंटेंट है, हमारे पास टेलीग्राम पे PDF भरमार है जिसको हम सेव करते हैं और अपने फ़ोन की मेमोरी को बिल्कुल भर देते हैं। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि अगर मैं अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रही हूँ और मेरे पास एक सेट नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर टॉपिक है जो मुझे पढ़ने हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे एक पॉपअप आता है कि इंस्टाग्राम पे ये नया एक पोस्ट आया है किसी का और मुझे कोई फॉरवर्ड करता है, तो मेरे एज अ स्टूडेंट एक फोमो आ जाता है कि भाई मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ रही हूँ, या मुझे ये टॉपिक इंक्लूड करना चाहिए, या यहाँ पे इस सोर्स में आंसर कुछ और है। तो ये जो स्ट्रेस आता है एक नॉर्सेट या किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट को, वहाँ पे उसे क्या करना चाहिए? मैम आई कैन ऑल्सो फील दैट कि ऐसे होता है कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, कुछ नया मिल गया वो भी देख लेती हूँ, क्या पता वही आ जाए। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि फिर वो जो उनका जो अल्टीमेट सोर्स है, जो पढ़ना है, जो आपके नोट्स हैं, वो उन्हें नेग्लेक्ट करके वो इधर उधर भागते हैं, जो कि आई थिंक 1 to 2% है। जो आपका 95% सिलेबस जो आपका एग्जाम में आने वाला है, हम उसे नेग्लेक्ट करके उधर भागते हैं। तो दिस इज़ वेरी बैड। हमें ये अप्रोच बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। जब भी आपको लगे कि कुछ भी नया कुछ मिल रहा है, कुछ भी ऐसा है, वो सिर्फ तब देखो जब आपका जो पहले से सोर्स है वो आपने अच्छे से कर लिया है कवर, एंड वो ऑथेंटिक हो, वरना इधर उधर से ऐसे ही मत देखें। सो दिस वेरी ट्रू। अगेन आपकी ना प्राइमरी सोर्स जो है यू शुड रिलाई, एंड जब जैसे आपने बहुत अच्छा चंचल ने एक पॉइंट बोला कि देखिए 80% क्वेश्चन जहाँ से आने हैं पहले वो कवर कर लें, उसके बाद स्ट्रेस में जाएंगे मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा। आपको पता है कि 80% कंटेंट आपका इन्हीं टॉपिक से आना है, यही टॉपिक आपके पास आपकी प्लेट में है, तो पहले वो प्लेट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जब अच्छी प्रिपरेशन हो गई है, स्ट्रैटेजी हमारी सारी कंप्लीट हो गई है, देन यू कैन मूव ऑन द सेकेंड फेज। बिकॉज रिमेंबर, कंटेंट इज नॉट लिमिटेड, यू हैव n नंबर ऑफ कंटेंट। द टाइम एंड योर ब्रेन के अंदर जो स्टोर करने वाली लर्निंग कैपेसिटी है, वहाँ पे लिमिटेशन आ सकता है।
ब्रेन में भी हम n नंबर कंटेंट डाल सकते हैं, लेकिन रिवाइज कैसे रखेंगे? आपको वो कॉन्शियस लेवल में लाना पड़ेगा ना। तो हमेशा उस चीज़ पे ध्यान रखें, उतना ही हमें जितना ज़रूरी है किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए उस पर फोकस करना है, उसको रिवाइज करना है, उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसी से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि अकॉर्डिंग टू यू चंचल, आप क्या बताओगे कि हमारे जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए जो भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर लाइक गोल्ड माइन और ओवररेटेड? मैम आई वुड से गोल्ड माइन, बट वी शुड नॉट लाइक मिसयूज, क्योंकि इतनी बार ऐसा होता है मैम कि कोई भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलते हैं और उनके क्वेश्चन आंसर्स को याद कर लेते हैं बिल्कुल कि ये क्वेश्चन आया तो बी आंसर है, ये क्वेश्चन आया तो सी आंसर है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट बदला, वो आंसर चेंज हो जाता है और आप वहाँ गलत कराते हो। आप देखते हो कुछ सिमिलर सा दिखा और आप उसको गलत करके आ जाते हो। और ऑल्सो देयर इज़ वन थिंग कि फॉल्स कॉन्फिडेंस, जब आपको लगता है सेम ही क्वेश्चन किए जा रहे हो, वही PYQs आप किए जा रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे आई एम रेडी फॉर द एग्ज़ाम, मेरा सब हो रहा है। बट जैसे ही कुछ न्यू आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप गलत कराते हो। तो इसीलिए ऐसा मत करो कि आप ऐसे क्वेश्चंस ही बार बार करे जा रहे हो जो आपने पहले से कर लिए हैं। कुछ न्यू करो, मॉक टेस्ट दो। PYQs का अपना पर्पस है, बट मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो उन पे भी फोकस करके पढ़ो। वेरी ट्रू एंड अगेन वेरी वेल said, and you have discussed all the strategies and important point to all our aspirants जो ये हमारे सेशन को देख रहे होंगे. So now let's move to another phase of this session, which is rapid fire. So I'm going to ask you a few questions and which is going to be in rapid fire and you have to answer the question quickly. तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि solving previous year question before completing the syllabus according to you. मैम आई थिंक वी शुड कीप इट, बिकॉज पहले अगर हम नहीं PYQs देख रहे हैं तो वी विल नॉट गेट अ डायरेक्शन. Okay, very true. Next question is solving one previous year question book multiple times. I will keep it, but frequency should be 2 to 3 times, not more than that, क्योंकि 2 to 3 times में ही आप सारे टॉपिक्स ट्रेंड सब आप कवर कर लोगे. क्या हमें AI टूल का यूज करना चाहिए टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? मैम आई वुड से स्किप इट, बिकॉज आप वो ऑथेंटिक नहीं है. बहुत मल्टीपल आंसर्स आते हैं. अपने ऑथेंटिक सोर्स को ही फॉलो करो. जो भी आपके लाइक नोट्स हैं, फैकल्टीज हैं, आप उनसे डिस्कस करो एंड देन रिलाई ऑन इट. Neglecting mock test and attempting only previous year questions. I think skip it, because previous year questions are important, no doubt, but neglecting mock test is like we should not do it. So that's all and I'm sure ये सेशन आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा, बिकॉज ये जो इम्पोर्टेंट एक बर्निंग कहीं ना कहीं टॉपिक है विच इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कब करना है, कैसे करना है, किस फेज में करना है, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरी प्रिपरेशन को कैसे डायरेक्शन मिलेगा. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब भी अपनी प्रिपरेशन जर्नी शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम अराइज होगा. सो आई एम श्योर ये सारे ही प्रॉब्लम का आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिला होगा. एंड इसके बाद आई हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू जो भी ये सेशन देख रहे हैं, बिकॉज वी हैव इंडिपेंडेंस डे. तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन. एंड इसी के साथ एक चंचल मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इस स्वतंत्रता दिवस में ऐसा कौन सा पॉइंट है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में विच यू थिंक दैट यू वांट फ्रीडम फ्रॉम दैट पॉइंट? Okay, so thank you ma'am for asking. Ma'am, I want freedom from, oh she is just a nurse. I want freedom from the mindset that nursing is just about giving injections and following orders, because nursing is beyond than that. Nursing is like caring for your patients, thinking, taking decisions, leading and being a voice for your patients, and we make a difference, so we deserve respect. Very true. And that is something which we all should understand, because मेरा अगर मैं अपनी बात करूँ being a nurse, the only point which I want कि हमें इस चीज़ से freedom मिलनी चाहिए is related to same जो आपने बोला is the perspective. As a nurse we ourself believe कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम bedside nurse हैं या we don't have any other option. बट अगर देखा जाए एट प्रेजेंट टाइम वेयर वी आर स्टैंडिंग इन दिस एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी,
Nurses are far beyond than bedside nurse. You have n number of opportunity. The only problem which is stopping us is our mindset. हमारा जो माइंडसेट है ना, जो एक ट्रेडिशनल रूट है, दैट आफ्टर कंप्लीटिंग माई बैचलर्स आई कैन ओनली गो फॉर ईदर इन द कॉलेज और in the hospital. We have to change this mindset. We have to be the leader. We have to be in front. Not just in theoretical but in practical also. ये दिखाना पड़ेगा ये करके कि we can also work in management sector. We can also work in the AI sector, right? So we have n number of opportunity, and let's just have a freedom of changing our mindset and bringing revolutionary change in the nursing profession. With this, I am leaving all of you with the same statement जिसे आपको complete करना है कि इस Independence Day पे आपको अपने profession में किस चीज़ से freedom चाहिए, एंड आपको अपने आंसर को अपने व्यू पॉइंट के साथ सबमिट करना है. आपको एक QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन करिए एंड सबमिट योर व्यू पॉइंट, बिकॉज इसके बेसिस पे यू कैन हैव द इंडिपेंडेंस डे गिव अवे. So that's all from my side. I hope ये session beneficial रहा होगा to all our young budding nursing officer aspirant, जो भी किसी भी government officer की preparation कर रहे हैं उनके लिए. So at the end I would like to say all the very best. Stay happy and stay healthy. So now ma'am, it's my turn to ask some questions. So ma'am, every year thousands of students study hard, yet only few make it to the list. So beyond knowledge, what do you think truly separates selected candidates from the rest? देखो, the very important point to achieve the target is the dedication. अगर dedication है, consistency है, anyhow कुछ भी हो आप अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे. अगर इफ यू आर नॉट डेडिकेटेड, यू आर नॉट कंसिस्टेंट, देन नो मैटर हाउ मच नॉलेज यू हैव, आप कहीं ना कहीं वो टारगेट के हमेशा वे बियॉन्ड रहोगे. सो वन पॉइंट इज योर कंसिस्टेंसी, योर डेडिकेशन टुवर्ड योर टारगेट. यस मैम, वेरी ट्रू. मैम ऑल्सो जैसे आपको पता है नॉसेट का लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक कि एग्जामिनर अब क्या टेस्ट कर रहे हैं? नॉलेज, क्लिनिकल like our clinical skills, or our decision making under pressure? What do you think, and how should students like approach? बेसिकली जैसे चंचल आपने बोला कि पैटर्न काफ़ी वास्टली चेंज हुआ है. इफ विल सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के स्टार्टिंग के पार्ट को देखें तो क्वेश्चंस वर लाइक वेरी बेसिक एंड one liner question where the examiner, they are just simply asking what is the normal value and what is the duration of this procedure, that's all. But now if you'll think at a glance, तो हमें दिखता है कि वो क्वेश्चन के इन डेप्थ में कहीं ना कहीं क्लिनिकल जजमेंट को असेस कर रहा है, दैट वी बीइंग अ नर्स इफ विल रिसीव एनी पेशेंट विद सो एंड सो सिनेरियो, सो व्हाट एज अ नर्स इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप एज अ नर्स क्या करोगे विच इज वेरी विच इज हेल्पफुल फॉर द नर्स if they understand, because they are the backbone of healthcare system. They will be in the front. अगर इमरजेंसी होती है, IC होता है, आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है, तो you should feel confident in approaching and in attempting that case. So yes, हमें clinical judgment पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, which is very good point कि ये क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं. दूसरा, एज अ एस्पिरेंट जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, देखो टाइम फ्रेम आपने रखना पड़ेगा. एंड हम एंडलेस या अनलिमिटेड टाइम के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते. देन देयर इज नो टारगेट. if you are preparing for NORCET, so you will be having roughly around 6 month या 9 month या 3 month का अगर टारगेट है तो उसी टाइम के हिसाब से प्रिपरेशन होती है. मैं अनप्रिडिक्टेबल या ऐसा मैं अनमैचेबल टारगेट सेट नहीं कर सकती. इफ यू विल टॉक अबाउट कि मैं 3 महीने में मैं अपने 9 और 12 मेजर सब्जेक्ट को विद वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग विद वेरी एक टॉपिक पढ़ूँ, तो दैट इज something which I cannot achieve. So you have to be realistic with yourself. You have to set your realistic boundaries. आपको पता है कि मेरे पास 3 महीने में सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 3 महीने में ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं हो सकता. So you have to have that perspective कि 3 महीने जितना भी टाइम ड्यूरेशन है, उन टाइम ड्यूरेशन में मैं सबसे बेस्ट कैसे दूँ.
और वो बेस्ट तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को पहले बैठ के टाइम दोगे, अपना एक टाइम टेबल बनाओगे, मुझे पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है. इन एवरी exam they have a complete different syllabus. If I talk about DSSB is completely different syllabus oriented. NORCET is different. RRB और ESIC का थोड़ा pattern अलग रहता है. So first and foremost, to start or to begin your journey of your nursing officer government entrance examination preparation is to know your exam, to know your target. आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो, कितना पेपर होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कौन सा सब्जेक्ट आएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, पहले क्या पूछा गया है उसकी लिस्ट बनाना. एंड यू नो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव दैट इन हार्ड कॉपी. फोन में नहीं चलेगा. देखो जब तक वो हार्ड कॉपी आपके टेबल पे, आपकी जहां भी आप पढ़ते हो वहां पे चिपकी ना हो और वहां पे आपकी आंखों में दिखती ना रहे कि मुझे ये खत्म करना है, तब तक वो एक ज़ील, वो एक होता है ना, वो अंदर से जागती नहीं है. तो टाइम के बेसिस पे ही आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी डिसाइड होती है. कई बार हम क्या है ओवर एस्टिमेट कर देते हैं कि मैं एक दिन में पूरी नर्सिंग फाउंडेशन खत्म कर लूंगी. तो उससे क्या होता है, बाय द एंड ऑफ द डे जब नहीं होती तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं. सो कभी भी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में एक तो ओवर एस्टिमेट नहीं करना, अंडर एस्टिमेट नहीं करना. यू शुड फर्स्ट असेस योर स्ट्रेंथ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कितना पढ़ सकते हो इन अ डे, कितना आपका अटेंशन स्पैन है, इतने टाइम तक मैं बैठ सकती हूँ, अब मुझे ऐसे रिविजन करनी है. बिकॉज एवरी सिंगल एस्पिरेंट इज डिफरेंट, एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रेंथ एंड देयर वीकनेस. सो फर्स्ट फेज में जर्नी के असेस, सबसे पहले तो एनालाइज योर पेपर टारगेट. सेकंड इज आपको खुद को असेस करना है कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, कौन से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने में मजा आता है. कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है लेकिन हमें मजा ही नहीं आ रहा, वो हमें लग रहा है कि मैं बस बैठी हुई हूँ. एंड उस टाइम पे सिर्फ बैठे रहने से हम प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं. एंड दैट इज योर मेजर टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन. सो टाइम को कैसे चुराना है, टाइम को किस तरीके से वैल्यूएबल बनाना है, दिस इज एन आर्ट विच वी यू नो एज अ एस्पिरेंट शुड लर्न ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी एंड विच एवरीवन डज. क्योंकि जब हम करते हैं हमें ये आ ही जाता है, राइट. सो रिमेंबर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, योर कंसिस्टेंसी एंड योर स्ट्रैटेजी. थैंक यू सो मच मैम. बस एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे हर एक स्टूडेंट का डाउट होता है कि ठीक है इतने सब्जेक्ट्स हैं बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट है. सो एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू विच सब्जेक्ट इज सुपर इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग? देखो सो फार अगर हम जितने भी बात करें एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की बात करें, सो ऑल द सब्जेक्ट्स आर important. It's not like that nursing education or research is not important because they are minor. Every subject has their own importance and beauty. और in overall if you talk about, अगर मैं किसी एक या दो सब्जेक्ट की बात करूँ तो I feel like हमेशा टॉप पे जो रहते हैं वो है OBGYN, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग तो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है. तो yes, these are the subject. If you know you'll complete these two subject, you feel very confident. और जब इनके क्वेश्चन बनने लगते हैं तो अल्टीमेटली होता क्या है, एक जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, एक पॉजिटिव जो हमारे अंदर एक वाइब आ रही है, वो हमें पुश करती है कि वी कैन डू मोर. सो दिस इज माई नेक्स्ट एडवाइस टू एवरीवन. अगर आपके पास टाइम है, यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी एंड यू आर अ बिगिनर, सो स्टार्ट विथ समथिंग जो द सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट. जब एक बार आप एक स्ट्रेंथ, एक रिदम पकड़ लेते हो तो वो रिदम आपकी मेंटेन करने के लिए आप कभी भी उस सब्जेक्ट से शुरू ना करो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है. स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट विच यू फील ओके, विच यू फील इंटरेस्टेड, सो दैट यू कैन सेट अ रिदम एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर जर्नी. थैंक यू सो मच मैम. Now it's time for the most fun part, know your faculty. So ma'am, I will ask some questions to you. Sure. How would your family describe you in 3 words? My husband usually जब भी मेरी बात होती है तो वो मुझे हमेशा बोलते हैं सुपर मम्मा. यू आर लाइक अ सुपर मम्मा बिकॉज एवरी टाइम या तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ या कभी मीटिंग में होती हूँ या मैं दूसरे साइड से बच्ची को बोल रही होती हूँ ये नहीं करना, वहाँ नीचे रखो. मेरी आईज हमेशा अपनी डॉटर पे होती है क्योंकि वो हमेशा, और वो मुझे हमेशा देखती है कि मम्मा इज सो बिजी, मम्मा इज डूइंग सिस्टम पे कुछ ना कुछ कर रही है. तो उसका फेवरेट टॉय ही लैपटॉप है. वो भी मिमिक करते हुए आई एम डूइंग रिकॉर्डिंग, मम्मा आई एम डूइंग रिकॉर्डिंग, डोंट डिस्टर्ब मी. ओके, सो मैम ऐसी कौन सी हॉबी या आपका कोई इंटरेस्ट है जो आपके किसी स्टूडेंट्स को ऐसे पता नहीं है?
तो वैसे तो मुझे शायरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, मुझे घर की साफ सफाई बहुत अच्छी लगती है. इट गिव मी अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो जब भी कोई ऐसा टाइम है जब लग रहा है कि हाँ भाई अब मैं मतलब फ्री टाइम है, तो आई लव टू क्लीन माई होम एंड डू सम डेकोरेशन. जस्ट गिव मी सम सेंस ऑफ fulfillment type. Okay, very nice. So my next question is there any quote or life principle that you always carry with you? Never lose hope. Never lose hope in your life, because उम्मीद पे तो दुनिया कायम है. So beautiful, ma'am. My next question is, what quality would you want your students to remember you for? So I again जब मैं bedside nurse थी उस टाइम पे I realized one thing, that nurses में burnout is very common because मेरे भी टाइम पे हम लोग क्या है कि single bedside nurse and even I had also done this के 47 patient और more than 50 patient होते थे and we are all alone. एंड नर्सिंग जो बेड साइड नर्स होते हैं दे कैन कोरिलेट के हर एक पेशेंट चाहता है कि उसका ट्रीटमेंट पहले हो, और जब भी डॉक्टर राउंड होगा वो सबसे पहले आपके पास आएगा सिर्फ ये पूछने के लिए कि डॉक्टर ने क्या बोला है. तो यू विल बी लाइक सुपर बिजी. उस बिजी एनवायरमेंट में भी द वे यू हैंडल, द वे यू ट्रीट योर पेशेंट इज द बेस्ट थिंग. तो सेम वो एक मैं अपनी चीज मानती हूँ कि जब भी आप किसी से मिले, you should be humble to that person. That person is going to remember you lifelong. वो यही याद रखेगा कि आपने उसको कैसे ट्रीट किया, आप उससे कैसे मिले. टीचिंग इज समथिंग दैट एवरीवन डज, है ना. हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन जिस हम्बलनेस के साथ जो होती है एक, मुझे लगता है कि आई रियली वांट माय स्टूडेंट टू रिमेंबर कि हम किस तरीके से हम्बल थे, हम डिस्कस करते थे, हम क्या फन पार्ट था, कैसे हम कंसेप्ट को समझते थे. This is something I really want if anyone would like to remember me. We will always remember you by these qualities. Thank you. My last question is, you have to complete the sentence. Beyond marks and ranks, I hope every nursing student learns too. See, at the end we are nurses and our most important work is to serve the patient. So marks and जो भी हमारा ये knowledge है, इससे way beyond है the way we treat the patient, the way we respect the patient. So this is very important. Knowledge और हमारा जितने भी हम theory पढ़ते हैं वो सब एक point पे रह जाएगी. सबसे important रहेगा कि the way you show the sympathy to the patient. आपकी एम्पैथी और सिंपैथी, these are very important point जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहते हैं. आपने किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट किया उसके सबसे लो पॉइंट पे, जब कोई भी नहीं था आईसीयू में उसके पास, you will be the only one standing next to that patient, holding the hand of that patient and telling that patient that yes, we are doing our best, we are going to make it. आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, we are doing our best. पेशेंट वो एक चीज सुन के उसको जो एक तसल्ली मिलती है, उसे इतनी खुशी मिलती है that you have no idea. Well said. So yes, this is the only point which I want. Treat your patient with respect and care. Thank you so much, ma'am. So thank you so much everyone for watching this wonderful NNL Charcha episode, and if you really like this session, then do share, subscribe, and yes, continue with this NNL Charcha journey.